हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2। दो पार्ट है उसके अंदर, एक है रेशियो एनालिसिस का और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आज का वीडियो में हम वन वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। मैं हर एक टॉपिक करवाऊंगा इसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और मैं क्या करूंगा इसके साथ साथ तुमको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का। तो ऐसे नहीं कि खाली हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसका थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मेरे कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी हैं जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया हूं, उसको मैं भी ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, सो दैट थ्योरी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है फटाफट से देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट जो दिखाता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो साल भर में जो भी पैसा आया या गया उसके बारे में दिखाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर 3 एक्टिविटीज होता था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये वन शॉट सीरीज है, इसके अंदर हम एक रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा यूनिट का। अगर तुम डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें बहुत डिटेल में हम एक एक टॉपिक को पढ़े हैं। उसका वीडियो अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर। तुम ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। वहाँ पे तुमको कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, समरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, पास्ट पेपर्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? ये स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसे कि हम पहले पढ़े हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिटेल में, जो बच्चे लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम रिवाइज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 5 स्टेप्स था। सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। ये कौन सा स्टेप होता है? स्टेप नंबर 1। क्या बोलते हैं? नेट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कैसे निकलता है एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। शुरू करते हैं हम डिफरेंस इन सरप्लस से। डिफरेंस इन सरप्लस मतलब जो बैलेंस इन एसपीएल है, जो एसपीएल का बैलेंस है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उससे शुरू करते हैं। ऐड करते थे हम लोग प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, कोई पैसा अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं तो, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, ये सबको हम ऐड करते थे। लेस करते थे इनकम टैक्स रिफंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। ऐसा करने से क्या कैलकुलेट होता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, याद रहेगा। स्टार्ट करेंगे किससे? डिफरेंस इन सरप्लस, बैलेंस इन एसपीएल से। उसके बाद ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। लेस करेंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स को। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या रहेगा हमारा? ये वर्किंग नोट रहेगा। दिस इज अ वर्किंग नोट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? ऐड लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश आइटम्स को। ऐड क्या क्या करते हैं देखना। ऐड करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस को। जो खर्चा नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है वो एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और लेस क्या करेंगे देखना। लेस करेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम्स, इसको हम लोग लेस करेंगे। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। ठीक है,
ये करने से हम कहां पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंसीडर करते हैं। अब ऐड क्या क्या करते हैं देखना, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इसको लेस करेंगे। तो ये ऐड लेस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में, राइट। फिर स्टेप 4 में हम इनकम टैक्स माइनस करेंगे नेट ऑफ रिफंड, और स्टेप 5 में हम माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, लेकिन बहुत ध्यान से करना। सबसे पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना। सेकेंड, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना, एक्सपेंस है तो प्लस, इनकम है तो माइनस। थर्ड स्टेप है करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना। स्टेप 4 है इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड को एडजस्ट करना। और स्टेप 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को माइनस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को प्लस। ऐसा करने से हम कहां पहुंच जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो जो बच्चे लोग, मैं फिर से बता दूं, डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, ऐप के अंदर अवेलेबल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3-4 क्लास में पढ़ाया हूं पूरा, तो बहुत डिटेल में अवेलेबल है वीडियो। ये तो एक रिवीजन, एक वन शॉट है जहां पे हम फटाफट से इसको बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आखिर सॉल्व कैसे होता है। मैं हर एक स्टेप का क्वेश्चन करवाऊंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, सब टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चंस को। क्लियर है? ये वाला पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी ऐप के अंदर, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं भी इसको क्लास में करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा दूंगा, और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो तुमको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सारा दिया हुआ है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो तो उसको तुम आंसर जो है चेक कर सकोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है ऑपरेटिंग भी पहचानेंगे, और जो ऑपरेटिंग नहीं है वो हम पहचानेंगे कि वेदर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये हमारा डे टू डे काम है, गुड्स बेचना और उससे पैसा रियलाइज करना। ठीक है, सेकेंड, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स इज अगेन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस इज अगेन अ सिंपल डे टू डे एक्टिविटी एंड इट इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे कि हम पढ़े हैं क्लासेस में, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम जो लोन लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम देंगे दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट। हम मशीनरी खरीदे, मशीनरी क्या है, मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, और मशीनरी खरीदना इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड शेयर्स के ऊपर होता है, और शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब से रिलेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल ऑफ कार। कार क्या है, कार इज अ फिक्स्ड एसेट,
तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एवरीथिंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड तो कहीं अलग से पढ़ाया नहीं गया इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के अंदर, दैट मीन्स कमीशन इज अ डे टू डे एक्टिविटी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल तो सिंपली हमारे डेटर्स है और डेटर से पैसा मिलना इज सिंपली एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो लास्ट वाला होगा ऑपरेटिंग। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसका आंसर ऐसे तो दिया हुआ था, बाकी मैं भी डिस्कस करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोलता है। स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बहुत आसान है, ऑपरेटिंग का कोई भी एग्जांपल्स देना है, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन, इनकम टैक्स, ये सब कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ये भी कोई क्वेश्चन हुआ भला, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारे लिए कुछ कुछ दिए हुए भी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है और कौन सा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश सेल्स। तो कैश सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी है कैश सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस एट बैंक। ध्यान से, बैंक में रखा हुआ पैसा ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाप रे इतना सारा, चलो डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट देखना, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर तो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अभी बताया मैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इससे रिलेटेड सब कुछ हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स या उसका रिफंड हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल अगेन फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल, एग्जांपल में ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन मार्केटेबल। ध्यान रखना, अगर मार्केटेबल होता तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता। मार्केटेबल मतलब बहुत इजीली वो कन्वर्टेबल है इनटू कैश, लेकिन नॉन मार्केटेबल है अगर, तो नॉर्मली हमारे लिए एसेट है एंड इट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, कैश परचेज। कैश परचेज नॉर्मल ऑपरेटिंग, कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग। नेक्स्ट, सेल ऑफ मशीन्स बाय अ डीलर ऑफ मशीन। ध्यान से, अगर नॉर्मल मशीन का सेल होता तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, लेकिन यहां क्या बोला है, सेल ऑफ मशीन बाय अ डीलर ऑफ मशीन। उसका काम ही है मशीन बेचना, तो अगर उसका मेन काम ही है मशीन बेचना तो मशीन उसके लिए गुड्स होगा और ये क्लासिफाई होगा एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरीज नॉर्मल इन्वेस्टिंग। इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल मतलब इजीली सेलेबल, अभी ऊपर बताया था मैं, नॉन मार्केटेबल वाला इन्वेस्टिंग होगा, लेकिन अगर मार्केटेबल होगा तो डेट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हम जब चाहेंगे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, ठीक है। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? तो यह आंसर भी दिया हुआ था कौन कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, बाकी मैं भी इसको डिस्कस करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये गया इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं क्या बोल रहा है 4 में। आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, बोलता है कि इसमें से कौन कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये पहचान के बताना है। हम तो फाइनेंसिंग नहीं पहचानेंगे, हम सारा पहचानेंगे, हम देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है और कौन सा फाइनेंसिंग होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। नेक्स्ट, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज, जो सिक्योरिटीज हम खरीदे उस पर कुछ कमीशन या उस पर कुछ खर्चा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, अगेन सिक्योरिटी खरीदना, बेचना, उससे रिलेटेड खर्चा सब कुछ इन्वेस्टिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड होता तो वो फाइनेंसिंग होता, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड, जैसे मैं बताया, मैं डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, हम लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, लिए नहीं है, लेते लोन तो वो क्या होता, फाइनेंसिंग होता, लेकिन लोन अगर दिए हैं तो वो हमारे लिए एसेट है और वो हमारे लिए एक प्रकार का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। लास्ट, रिसीव ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग, जो लोन एडवांसेस हम दिए थे वो वापस ले लिए तो वो भी इन्वेस्टिंग होगा, ठीक है। तो यहां पे फाइनेंसिंग तो बहुत कम हुआ, बेसिकली फाइनेंसिंग 2 ही हुआ, एक हो गया डिविडेंड पेड ये वाला, और दूसरा हो गया इंटरेस्ट पेड। ये 2 तो फाइनेंसिंग हुआ, बाकी सारा का सारा जो है यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। क्लियर है ये? तो मैं होप कर रहा हूं कि तुमको समझ में आ रहा है कि हाउ टू क्लासिफाई एन एक्टिविटी एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। वैसे तो मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं उसमें क्वेश्चन भी दिया गया है और उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो मैं क्लास में डिस्कस भी कर रहा हूं ताकि तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करने में इजी हो, ठीक है। देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमको पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग जो बना होगा, इस साल का ओपनिंग और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और एक है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इससे हमको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, याद होगा, डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, डिफरेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखना सबसे पहला, डिफरेंस इन बैलेंस एज पर एसपीएल, डिफरेंस इन बैलेंस एज पर एसपीएल, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस है 6,72,000 और ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। तो डिफरेंस से शुरू किए, द डिफरेंस इज 4,72,000। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई भी पैसा अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एड बैक करते हैं।
तो एनी अमाउंट ट्रांसफर टू एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स विल बी एडेड बैक। तो एड में लिखेंगे ट्रांसफर टू DRR। DRR मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो ये जो पैसा हम ट्रांसफर किए DRR में, ये प्लस होगा, तो 2 लाख रुपीस प्लस होगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, ठीक है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, याद होगा पढ़ाया हूं, प्रपोज डिविडेंड दो दिया रहता है क्वेश्चन में बहुत बार, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। करंट ईयर का कुछ काम का नहीं है, जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, याद रखना बस प्रपोज डिविडेंड कौन सा ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर 31/3/19, ठीक है, क्योंकि पिछला साल 31/3/19 था, करेंट ईयर क्या है 31/3/20 है, ठीक है। तो 1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड भी प्लस होगा। कोई भी डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो या वो इंटरिम डिविडेंड हो, वो हमेशा प्लस होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, याद होगा दो होता है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, हम साल भर में जो प्रोविजन बनाए हैं, और दूसरा होता है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम लोग प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI निकालते समय, ठीक है। और जो इनकम टैक्स पेड है वो मैं पढ़ाया था स्टेप 4। स्टेप 4 मतलब जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है उसके बाद माइनस करते हैं हम लोग इनकम टैक्स पेड। तो अभी हमारा इनकम टैक्स पेड कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा कैश फ्लो नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हैं। तो अभी इनकम टैक्स पेड हमारे कोई काम का नहीं है, अभी सिर्फ ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। लेस करने के लिए तो कुछ है नहीं। लेस क्या क्या होता था एक बार याद करा देता हूं। लेस होता था सबसे पहला, अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो वो लेस होता था, और सिमिलरली अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी जो है वो हम लोग लेस करते थे। इस क्वेश्चन में ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन दिया हुआ है और ना ही दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। तो फटाफट से इसको प्लस करेंगे, कितना होगा देखना, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 580, 680, 724, 7,24,000 का प्लस होगा, माइनस तो कुछ है नहीं। तो टोटल जो आएगा इसमें कैश तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI वो आएगा 0,00426,911। तो 11,96,000 होगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद रखना ये कोई कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो तो बहुत दूर है अभी, ये तो हमारा सिर्फ स्टेप 1 है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI, ठीक है। इसके बाद तो और बहुत सारे स्टेप्स है, उसके बाद जाके कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। और कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, थोड़े और डिफिकल्ट, थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI। इसमें भी वही बोला है, ध्यान से क्या निकालने बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI। पूरा कैश फ्लो बनाने नहीं बोला, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI, ठीक है। 2 साल का डेटा दिया है, एक है 2020 और दूसरा है 2019 का, ठीक है। देखते हैं डेटा, नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेएबल है, अदर करेंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है।
रिजर्व का डिटेल दिया है वर्किंग नोट नंबर 2 में, और प्रोविजन का डिटेल दिया है वर्किंग नोट नंबर 3 में। ठीक है, फिर एसेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद वर्किंग नोट में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा ठीक कर लेना, एक तो था प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये 2019 था वो 2020 कर देना, तो जो 2020 लिखा उसको 2019 कर देना, थोड़ा ईयर इधर उधर हो गया। ठीक है, तो पहला नोट है शेयर कैपिटल का, दूसरा नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का, और तीसरा नोट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके नीचे दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों साल का, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। कौन सा हमारे काम का है? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का हमारा कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है? डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। तो सबसे पहले हम उठाएंगे डिफरेंस इन सरप्लस, बैलेंस इन एसपीएल। कितना है? पिछला साल में था 1,10,000 और इस साल कितना? 1,70,000, तो 60,000 का इंक्रीज है। इससे शुरू करेंगे हम हमारा क्वेश्चन। लिखना डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। एसपीएल के बैलेंस से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 170 और ओपनिंग है 110, तो जो डिफरेंस आएगा द डिफरेंस विल बी 60,000, 60,000 का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद ऐड होगा। ऐड क्या क्या होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व। देखते हैं कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर। आओ देखें ऊपर बैलेंस शीट में। देखना दो तो रिजर्व है, एक है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर किए, कितना? स्टार्टिंग में 210 था, अभी 265 है, तो 65,000 हम लोग ट्रांसफर किए रिजर्व में। ठीक है, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले 2 लाख था, अभी 2.5 लाख है, तो 50,000 रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में। तो ये दोनों ट्रांसफर टू रिजर्व आएगा हमारे, अभी प्लस करेंगे हम लोग। एक हो गया जनरल रिजर्व, पहले 210 था, अभी 275 है, 65,000 रुपया रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में। और दूसरा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पहले 2 लाख था, अभी 2.5 लाख हो गया, तो 50,000 रुपया हम ट्रांसफर किए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में। ये दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, लिखना एक हो गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो कि होगा 65,000 का, और दूसरा हो गया ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो कि होगा 50,000 का। क्लियर है? इसके बाद और क्या क्या दिया था? एक प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था, उसको हम लोग ऐड बैक करेंगे। एक प्रपोज डिविडेंड दिया था प्रीवियस ईयर का, उसको भी ऐड करेंगे। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, एक है प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन से ईयर का याद रखना हमेशा? प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, करेंट ईयर का नहीं, पिछले साल का। ठीक है, और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना रुपया का प्रोविजन हम ड्यूरिंग द ईयर बनाए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ऊपर क्या क्या बोला है। प्रपोज डिविडेंड, तो 2020 का प्रपोज डिविडेंड है, 2020 का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 160 है, और 2019 का प्रपोज डिविडेंड 80 है। हमारे काम का कौन सा है? प्रीवियस ईयर, मतलब 80,000 जो है वो हमारे काम का है। तो लिख देता हूं फटाफट से, 80,000 का प्रपोज्ड डिविडेंड है। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। आओ देखें प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो ऊपर हम बैलेंस शीट में देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलेगा हमको? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम देख सकते हैं, पिछले साल 1 लाख का प्रोविजन था, इस साल 1.5 लाख का प्रोविजन है। तो मैं बताया था ये प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ाते वक्त
कि जो पिछला साल का प्रोविजन होगा वो इस साल पे हो गया होगा, और इस साल में जितना प्रोविजन है हम उतना रुपए का प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर बनाए होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बनाना सिखाया था, इसमें कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर वाला जो है वो पे हो जाता है, और जो करेंट ईयर है वो इस साल हम प्रोविजन बनाए होंगे। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई है उसमें हम क्या लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, हम जो प्रोविजन बनाए हैं, और जो इनकम टैक्स पेड है वो आगे चल के आएगा ऑपरेटिंग में स्टेप नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो अभी कितना लेना है, अभी लेना है 1,50,000 जो कि करेंट ईयर का प्रोविजन है। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस लेने का आदत होता है, यहां पे भी डिफरेंस ले लेते हैं 50,000 और वहां पे हमारा कैश फ्लो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट है और तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालना है। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। ठीक है, कितना आ रहा है, 60, 65, 50, 150, 80। फटाफट से सॉल्व करते हैं, 2 लाख, 280, 280, 4 लाख, 4 लाख 5, 4,05,000। दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है ये? तो अब मेरे हिसाब से हम सीख गए होंगे हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे हम, जिसके अंदर हमको आगे थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, जिसमें हमको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब 2 स्टेप करना है इसमें, एक हो गया स्टेप 1 जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई है, और एक हो गया स्टेप 2 जहां पे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमको क्या दिया, देखो, अरे बड़े मजे की बात है, क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। इसको तो हम खोजते रहते हैं कहां से मिलेगा बोल के, ये तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ऊपर जो क्वेश्चंस में हम कैलकुलेट कर रहे थे 5 और 6 में, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं है, स्टेप 1 का आंसर ऑलरेडी गिवन है, हमको सिर्फ स्टेप 2 करना है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मजे की बात है। फटाफट से लिख देता हूं कहीं भाग ना जाए, है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, है ना। ये तो भगवान का प्रसाद है कि मिल गया हमको। कितना मेहनत करते हैं हम इसको कैलकुलेट करने में, कितना देर से हम सीख रहे थे कैसे कैलकुलेट होगा, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो 2,23,500 इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। ठीक है, अब हम लोग एडलेस करेंगे। ऐड करते थे, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, ऐड करते थे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब वो एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब या तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है या फाइनेंसिंग से, हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको बोलते थे नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन कैश का मतलब था वो एक्सपेंस जो पीएल में लिखा हुआ तो है एज एन एक्सपेंस, लेकिन उसके वजह से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, पीएल में लिखा हुआ तो है एक्सपेंस के नाम पे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लेकिन वो कैश आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे सैलरी है, सैलरी हम देते हैं तो सैलरी में पैसा जाता है, सैलरी टू कैश, तो कैश गया, लेकिन डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जाता। एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, मतलब पैसा नहीं जाता। तो जो एक्सपेंस जिसके वजह से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर है ये? तो जो भी नॉन कैश है एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम लोग प्लस करते हैं, और जो नॉन कैश इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से मैं एडलेस बना देता हूं, जैसे जैसे मैं पहचानता जाऊंगा उसके अंदर मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन 42,000। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश
एक्सपेंस, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन को। डेप्रीसिएशन इनर कॉलम में लिखता हूं, एक साथ फिर आउटर कॉलम ले जाएंगे सॉल्व करके। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंसिंग है, इसीलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग सिंपल है, जो ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल एमोर्टाइज्ड, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अभी बताया एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। गुडविल एमोर्टाइज्ड 9300। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी से रिलेटेड लॉस, इन्वेस्टिंग का आइटम है मशीनरी, तो लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एसपीएल में नहीं आता है, वो तो नॉर्मल लाइबिलिटी है और फाइनेंसिंग में वो पे हुआ होगा। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कुछ नहीं करना रहता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इसका कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ये तो वो है ना डिवेंचर जो हम रिडीम किए हैं, रिडीम का नाम मतलब डिवेंचर का पैसा जो वापस किए हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस किए, तो वो फाइनेंसिंग के अंदर माइनस होगा। अगर हम फाइनेंसिंग बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो उसके अंदर वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये, है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको बताओ फटाफट से, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे लेस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये होगा लेस 13,800, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। क्लियर, तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और आउटर कॉलम में लिखें कितना कितना आएगा, ठीक है। ये तो आ रहा है 19,800, ठीक है। ये कितना आ रहा है देखते हैं, 42,850, 50 और 18, 50 और 18 68, 68 और 1200, कर लेता हूं कैलकुलेटर यूज थोड़ा। 42,850, 400 प्लस 9,800 है ना, प्लस 9,000, तो ये आएगा 69,200। और पूरा भी सॉल्व कर लेता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 223,500 प्लस 69,200 माइनस 19,800, ये आ रहा है 2,72,900। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, खाली 9,800 था कि 9,300 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9,800 नहीं था बेटा, ये 9,300 था, है ना। तो ये 69,200 नहीं होगा, ये कितना होगा, 69,200 में 500 कम 68,700 होगा ये, ठीक है। और तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 500 रुपया कम आएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर इज 2,72,400। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद का स्टेप याद होगा, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को प्लस माइनस करते थे, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड उसको एडजस्ट करते थे,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। ये जो है ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पीडीएफ तुमको मिला हुआ है, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, वो सब तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, खुद से उसको प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है। देखना स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या करना है इसके अंदर सर? देखो इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकाल के बताना है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले दिया है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, ये काम आएगा हमारा स्टेप 1 में। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट, काम आएगा स्टेप 3 में, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। डिप्रिसिएशन काम आएगा स्टेप 2 में। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है, स्टेप 3 में काम आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, स्टेप 3 में काम में आएगा। गुडविल पहले 2 लाख था, अभी 1,60,000 हो गया, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल है, गुडविल एमोटाइजेशन स्टेप 2 में काम आएगा। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, स्टेप 3 में काम में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्या लेते हैं, डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज योर बैलेंस इन एसपीएल। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड, ये सबको प्लस करते थे, ठीक है। लेकिन वो सब तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो हम सिर्फ लेंगे सरप्लस, दैट इज डिफरेंस इन बैलेंस इन एसपीएल, ठीक है। तो पहले 2 लाख था, अभी 3 लाख है, तो 1 लाख का डिफरेंस है, उससे क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। पहले 2 लाख का था, अभी 3 लाख का, तो 1 लाख से बढ़ा है, तो 1 लाख रुपया प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हम लेते थे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। यहां पे दिया हुआ एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। पहले 3 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, अभी 3,20,000 का हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और ये प्लस होगा स्टेप 2 के अंदर। तो स्टेप 2 में आएगा सबसे पहला डेप्रिसिएशन, इसका अमाउंट होगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल आएगा इसके अंदर, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। पहले 2 लाख का गुडविल था, अभी 1,60,000 का गुडविल है, तो 40,000 का एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल है, जो कि इस स्टेप के अंदर आएगा। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 2 लाख था, 1,60, 40,000 कम हुआ। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है स्टेप 2 से रिलेटेड, तो ये 1,60,000 जो है ये, सॉरी 60,000 जो है ये प्लस होगा। तो अभी क्या निकलता था, याद रखना, नाम भी याद रखना जरूरी है, कब क्या कैलकुलेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस से पहले, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 लाख प्लस 60, दिस इज 1,60,000, क्लियर है ये। अब स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं रिकॉल करा देता हूं, करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ है, तो मैं बताया था क्लास में पढ़ाते वक्त भी, जैसे एग्जांपल ले लो स्टॉक का, ठीक है। करंट एसेट मतलब कोई भी करंट एसेट हो सकता है, हम समझने के लिए स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज पिछले साल 1 लाख का स्टॉक था और इस साल 1.5 लाख का स्टॉक है। परचेज सेल को एक बार भूल जाओ, छोड़ दो उसको, ठीक है। पहले 1 लाख का स्टॉक था, अभी 1.5 लाख का स्टॉक है, तो 50,000 स्टॉक बढ़ा। 50,000 स्टॉक बढ़ा मतलब हम जरूर स्टॉक खरीदे होंगे, ये सोच लो सेल 0 एक बार, ठीक है। तो जरूर हम स्टॉक खरीदे होंगे 50,000 का, दैट मीन्स कैश आउटफ्लो हुआ होगा 50,000।
तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। सिमिलरली अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो वो प्लस होगा, और करंट लायबिलिटी में ऑपोजिट होगा। करंट लायबिलिटी सोचते समय एक लोन का एग्जांपल ले लेना समझने के लिए खाली, वैसे तो लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, समझने के लिए खाली बोल रहा हूं। तो जैसे सोच लो बैंक लोन 1 लाख का था ईयर के एंड में, ईयर के स्टार्टिंग में, और ईयर के एंड में लोन हो गया 1,20,000 का। तो लोन बढ़ा है 20,000 से, मतलब हम और लोन लिए होंगे। 1 लाख का लोन था, अभी 1,20,000 का लोन हो गया, मतलब 20,000 का लोन लिए होंगे, तो वो क्या होगा, प्लस होगा, पैसा आया होगा। और अगर लोन कम होगा, मतलब पैसा वापस किए होंगे, तो वो जाएगा, मतलब माइनस होगा। क्लियर है ये? तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल देखो, पहले 1,40,000 का था, है ना, अभी 1,80,000 का है, तो 40,000 बढ़ा है, बिल रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस वाला बना लेता हूं मैं कॉलम, जब जो आएगा लिखते जाऊंगा। लेस में लिखूंगा इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल 40,000, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी है, पहले 16,000 था, अभी 40,000 है, तो 24,000 बढ़ा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से प्लस, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 24,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 14 था, अभी 12 है, तो कम हो गया है, करंट एसेट अगर कम होगा तो प्लस, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। लास्ट इन्वेंट्री, पहले 140 का था, अभी 180 का है, तो इन्वेंट्री बढ़ा है और वो माइनस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 40। और तो कुछ दिया नहीं है, बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 प्लस 2 26,000 प्लस होगा, और 80,000 माइनस होगा, और तो आगे कुछ दिया नहीं है। इसको बोलते थे वैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बाद इनकम टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट होता था, लेकिन वो तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, कैश फ्लो। प्लस में आने से फ्लो लिखते हैं, और माइनस में आने से यूज्ड इन लिखते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आंसर होगा 1,06,000। सर ये तो दिख ही नहीं रहा, हाँ बेटा ये कलर नहीं दिख रहा, रेड से लिख देता हूं, आंसर होगा 1,06,000। क्लियर है ये? तो ये हो गया फुल क्वेश्चन कैश फ्लो का। एक और प्रैक्टिस करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट होता है। होप सो ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। देखना क्या दिया है, ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 340 का, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस करंट एसेट, ट्रेड पेएबल सीएल, तो ये सब काम आएगा कहां पे, स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो 2 जगह काम आता है, एक स्टेप 1 में और एक स्टेप 4 में, ठीक है। डिप्रिसिएशन काम आएगा 49,000 का, नॉन कैश एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ध्यान रखना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्या है ये, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, ठीक है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्लियर है ये। और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं, हमको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या गिवन है ध्यान से देखना, इस बार डिफरेंस इन सरप्लस नहीं दिया, इस बार सरप्लस का बैलेंस नहीं है, इस बार क्या है,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हमको क्या चाहिए रहता है कैश फ्लो के क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अभी टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेंगे सबसे पहला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000 का। ठीक है, इस पे हम एडजस्ट करेंगे क्या क्या, एक टैक्स और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो ऐड करेंगे इस साल जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाए हैं करेंट ईयर का, कौन से ईयर का, करेंट ईयर। करेंट ईयर कितना है ध्यान से, 13,000। ठीक है, और लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20। तो ये क्या आएगा, ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हमको चाहिए रहता है कोई भी क्वेश्चन को शुरू करने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो 340 माइनस 20, 320 प्लस 13, 333। करेक्ट, तो 3,33,000 इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम एडजस्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। एक मैं डेप्रिसिएशन को मार्क किया था नॉन कैश एक्सपेंस के हिसाब से, और एक गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को मार्क किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे 49,000, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 49,000 का। ठीक है, और एक दिया था गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस होगा, लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 माइनस। ठीक है, तो इससे जो आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर, तो ये 49,000 को प्लस करेंगे और ये 8,000 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा देखते हैं। 3,33,000 प्लस 49 प्लस 49 माइनस 8, 374। इसको क्या बोलते हैं, याद है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम मार्क कटने का मौका नहीं देंगे, इसलिए हम लिखेंगे क्या निकला ये। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज को। ऊपर दिया हुआ था करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज, फटाफट से देखते हैं। ये रहा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड ट्रेड पेएबल। ठीक है, सबसे पहला इन्वेंट्री 72 था, अभी 69 हो गया, 3,000 इन्वेंट्री कम हुआ, मतलब क्या किए होंगे, बेच दिए होंगे इन्वेंट्री को हम लोग, और बेच दिए होंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा 3,000 से। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या दिया देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल पहले 61 था, अभी 94 है, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा। 61 94 कितना इंक्रीज हुआ, 33, तो 33,000 लेस करेंगे। लेस थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 33। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे और क्या दिया है। प्रीपेड एक्सपेंस पहले 3,000 था, अभी 14,000 है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, करंट
एसेट, तो अगेन इंक्रीज इन करेंट एसेट माइनस, ठीक है। एंड लास्ट एक और करंट एसेट दिया था कि करंट लाइबिलिटी देखते हैं, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी है, पहले 78 का लाइबिलिटी था, अभी 82 का लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है ना। तो पैसा आया होगा, तुम याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होगा, और उसका उल्टा जो है वो माइनस होगा, ठीक है। याद भी रख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान नहीं रहता है तो एक बार रिकॉल करके लर्न कर भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन वही है, लर्न करने वाले थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं लर्न करने के लिए बस, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, इसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, 374 प्लस 7 माइनस 44, 3,37,000। इसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद खाली इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बचेगा, दिस इज कॉल्ड एज नेक्स्ट लेस इनकम टैक्स पेड, और फिर ऐड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन जो कि था इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं इनकम टैक्स पेड, पिछले साल का प्रोविजन इस साल पे किए होंगे, पिछले साल कितना देखते हैं, पिछले साल का प्रोविजन है 19,000 का, तो इस साल पे किए होंगे 19,000, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन कितना है देख लेते हैं अभी साथ ही साथ 20,000 का, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड 19,000 माइनस होगा, तो कितना आएगा 337 माइनस 19, 3,18,000। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। और फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा 20,000, तो ये फाइनल आंसर आएगा 3,38,000। दिस इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैं होप करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसमें क्या है, इट इज अबाउट नॉन करेंट एसेट। ये नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है, जैसे कि कोई भी फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, खरीदना या बेचना, कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स, खरीदना या बेचना, कोई भी इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज करना या सेल करना, ये सब कुछ आता है अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और क्योंकि हमारे पास एसेट है, टेंजिबल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग है, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल है, पेटेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, कहीं पे हम किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं, इन सब के वजह से हमको कई बार क्या मिलता है, रेंट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है और डिविडेंड रिसीव होता है। तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इसके अंदर कवर होगा। क्लियर है। तो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या आता है उसका एक टेबल यहां पे मैं दिया हुआ है मेरा, देखना फटाफट से, देखना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना, इसका क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बाकी देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या आएगा। पहला, फिक्स एसेट बेचना, इन्वेस्टमेंट बेचना
या इंटेंजिबल एसेट्स बेचना। ठीक है, सिमिलरली फिक्स एसेट खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना या इंटेंजिबल एसेट्स खरीदना। ये तो आ गया, फिक्स एसेट्स खरीदना बेचना, इंटेंजिबल एसेट्स खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना बेचना। ठीक है, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव। तो बहुत सिंपल है ये, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। बस इतना ही आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है इसके अंदर, कई बार हमको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कैलकुलेट करने के लिए हमको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे अकाउंट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट का, परचेज दिया होगा तो सेल बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, सेल दिया होगा तो परचेज आ जाएगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ जो है बैलेंसिंग फिगर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो बहुत सिंपल है, तुम देख सकते हो, लेकिन फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सिंपल है काफी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, सेल लिखेंगे, अपने आप जो है कुछ ना कुछ इसमें से दिया हुआ होगा और कुछ ना कुछ जो है बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगा। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट आवर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चंस को। क्लियर है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 13 है जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू हुआ है। ठीक है, देखना, ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 8,60,000। तो 1 अप्रैल 2019 को मशीन का वैल्यू कितना है? 8,60,000। एंड ऑन 31 मार्च 2020 इट इज 9,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। याद होगा मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया था मैं, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 40,000, तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के शुरुआत में एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000, 25,000 में बेच दी हम, विच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 20,000। तो 20,000 का मशीन हम 25,000 में बेचे, मतलब 5,000 का प्रॉफिट है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन शुरू करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहला मशीनरी अकाउंट, जो कि हमारा वर्किंग नोट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1/4/19 का बाय डेबिट बैलेंस होगा मशीनरी का, है ना। ओपनिंग बैलेंस आएगा इस साइड में 1/4/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? देखते हैं फटाफट से। ओपनिंग बैलेंस है 8,60,000 और क्लोजिंग है 950, है ना। तो ओपनिंग में लिखेंगे 8,60,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 31,320 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9,50,000। ठीक है, और क्या क्या दिया देखते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया था 40,000 का, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन कब लगता है? ईयर एंड में 31,320 बाय डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था एक मशीन हम लोग सेल किए हैं, कितना का मशीन कितना में बेचे हैं देखते हैं। हम लोग बेचे हैं 25,000 में, जिसका वैल्यू 20,000 था, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ है।
तो सेल करेंगे, बोला ईयर के स्टार्टिंग में सेल हुआ है, ठीक है, तो 1/4/19 को सेल करेंगे। सेल करने से पैसा आएगा बाय बैंक कितना, 25,000, ठीक है। और गेन हुआ है तो गेन ऑन सेल रिकॉर्ड होगा क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड में कितना, 5,000, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया था मैं सब कुछ नोट डाउन कर लिया हूँ। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, डेबिट में आएगा तो यूजुअली परचेज होगा और क्रेडिट में रहेगा तो सेल्स होगा। सेल्स तो ऑलरेडी गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन था, या परचेज मिसिंग है और परचेज जो है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, फटाफट से निकालते हैं। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 950, 990, 1015, ठीक है। और इधर टोटल हो रहा है 865, तो इधर भी आएगा 1015, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकालो, फटाफट से कैलकुलेट करो, तुम लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। कहाँ गया मेरा मोबाइल तेरा। तो 1015 माइनस 865, तो परचेज होगा 1,50,000 का, जो कि आया है बैलेंसिंग फिगर। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। ये मिसिंग था देखो क्वेश्चन में। तो हम मेशनरी अकाउंट बनाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज, ठीक है। तो अब जब हमको पता चल गया कि मेशनरी कितना का खरीदा गया है, अब हम आराम से बना सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में, एक परचेज आएगा और दूसरा ये सेल्स आएगा, ठीक है। बाकी तो और कुछ दिया नहीं है, सिर्फ परचेज एंड सेल आएगा। तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 150 माइनस होगा, परचेज करने से पैसा गया होगा, और दूसरा है सेल ऑफ मशीनरी 25,000, पैसा आया होगा। तो नेट में 125 माइनस में, दैट मीन्स माइनस में आंसर क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13। बहुत इजी था। एक मशीनरी अकाउंट बनाए हम लोग, और मशीनरी अकाउंट बना के हम बनाए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें क्या क्या आया, परचेज ऑफ मशीनरी एंड सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। आओ एक और इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। तो जुपिटर लिमिटेड का हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करके दिखाना है, ठीक है। क्या क्या दिया देखते हैं। सबसे पहला दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, ईयर के स्टार्टिंग में 2.5 लाख का था, ईयर के एंडिंग में 5 लाख का है, तो जरूर खरीदे होंगे इन्वेस्टमेंट हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स एसेट, पहले 875 का था, अभी 1190 का है, तो जरूर ये भी थोड़ा बहुत परचेजेस हुआ होगा। आगे देखते हैं, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे भी हैं, कितना में, 10% प्रॉफिट में। फिर डेप्रिसिएशन दिया है और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। 2 अकाउंट बनेगा इसमें, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हिसाब किताब रखने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दूसरा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हिसाब किताब रखने के लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करें, बनाते हैं। सबसे पहला आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का, एसेट है, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ओपनिंग कितना था देखते हैं फटाफट से, ओपनिंग था 2.5 का, क्लोजिंग था 5 का, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, ठीक है। उसके बाद
half of the investment held in the beginning of the year were sold at 10% gain. तो साल के स्टार्टिंग में जितना इन्वेस्टमेंट था उसका आधा बेच दिए हम लोग, मतलब 2.5 लाख का था, 2.5 लाख का आधा 125 बेच दिए। तो बाय बैंक 125 कितना में बेचे? 10% प्रॉफिट में, तो 12,500 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना में बेचे होंगे? 137,500 में। क्लियर है? और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इधर आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,500। क्लियर है ये? अब और तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? परचेज निकलेगा, टू बैंक परचेज। देखो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, टोटल आ रहा है 6,37,500, उससे 2,62,500 माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो लिखेंगे हम लोग फटाफट से 375। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है कितने का? 375 का। क्लियर है ये? तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने। क्या क्या चीज हमारे काम का इसमें से? एक परचेज हुआ है, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। दूसरा सेल, ये भी आएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल का कितना? 137,500 और परचेज कितना? 375। क्लियर है ये? नेक्स्ट अकाउंट बनेगा क्या? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग 875 का, क्लोजिंग है 1190 का। लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 875, क्लोजिंग 1190। ठीक है, और क्या क्या दिया देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट दिया 1 लाख, और तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख। क्लियर है ये? बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्या आएगा? डेबिट साइड में, डेट इज परचेज। तो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है परचेज। कितना आएगा देखते हैं, 1190 और 1 लाख, तो 1290 माइनस 875, 4,15,000 रुपए का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा। क्लियर? तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ले लेते हैं ऊपर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,15,000 परचेज करने से पैसा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ये दोनों भी आएगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इसको भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना होगा? 35,000, डिविडेंड रिसीव होगा 25,000। क्लियर? तो फाइनल आंसर लिखेंगे, कितना आ रहा है? कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन, प्लस में आएगा तो फ्लो है, माइनस में आएगा तो यूज्ड इन होगा। 137,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000 माइनस 375 माइनस 4,15,000, 592,500। ये होगा कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करते जाने हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें तो परचेज अलग से पूरा दिया हुआ है, ये सब माइनस होगा, और ये सब सेल अलग से दिया हुआ है, ये सब कुछ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस होगा, डिविडेंड रिसीव्ड प्लस होगा। उसके बाद बोला ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव 80,000, ये भी प्लस होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये लास्ट में जो 3 दिया है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारा का सारा क्या होगा, प्लस होगा। सारा परचेज माइनस होगा और सारा सेल जो है वो प्लस होगा। आराम से आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन में करवाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के, वैसे ही होगा ये। करवा दो तुमको? चलो सर करवा दो सर, हमको नहीं आएगा सर, चलो करवा देते हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है 34,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया 28,000। अकाउंट बना दो फटाफट से, चलो अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद तो तुम कर ही लोगे, परचेज सेल लिखना है बस, ठीक है। तो अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस डॉट डाउन कितना होगा, देखो कितना, 34 था ना 28 था। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 34, क्लोजिंग 20, तो ओपनिंग कितना है 34, क्लोजिंग है 28। क्लियर है ये? और क्या क्या दिया देखते हैं एक बार। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। तो बोल रहा है बेच दिए हैं, जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 40%, तो 34,000 का 40% निकालना पड़ेगा। 34,000 का 40%, 13,600। तो 13,600 का एसेट को बेच दिए हैं, कितना का प्रॉफिट में, 8,400 का प्रॉफिट में। तो कितना में बेचे होंगे, 22,000 में सेल किए होंगे, है ना। तो इधर प्रॉफिट आएगा टू गेन ऑन सेल 8,400। क्लियर? और तो कुछ दिया नहीं है, आई थिंक दिया है कुछ और, बस और कुछ नहीं दिया। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा परचेज, देखो निकालो बैलेंसिंग फिगर, 34,000 7,600, तो परचेज हुआ होगा 7,600 का, ठीक है। तो ये परचेज ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, माइनस होगा ये, और ये सेल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और ये प्लस होगा। क्लियर है? सिर्फ दो ही चीज आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलो, तो मैं होप करता हूं कि तुमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो किसके बारे में है, पैसा जो बिजनेस में मालिक लगाया है या हम लोन के फॉर्म में लिए हैं उसके बारे में है। तो बेसिकली इट इज अबाउट चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। तो दो चीज के बारे में, एक कैपिटल और दूसरा बोरोइंग्स। तो कैपिटल क्या होता है, या तो हम शेयर्स इश्यू करके पैसा लाए होंगे, या शेयर रिडीम करके पैसा वापस किए होंगे, या बोरोइंग में तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ सकता है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ सकता है। क्लियर है? तो देखते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर, फटाफट से देखना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबसे पहला कहां कहां से पैसा आएगा देखना। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर और डिवेंचर हम इश्यू किए, उससे पैसा आया, ठीक है। अगर वही शेयर रिडीम करेंगे या वही डिवेंचर्स रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा,
राइट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर लेंगे तो पैसा आएगा, और अगर वापस करेंगे, रीपेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अगर इंक्रीज हुआ मतलब हम और लोन लिए हैं, डिक्रीज हुआ मतलब बैंक लोन वापस किए हैं। नेक्स्ट, अगर शेयर होगा तो उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, और अगर डिवेंचर या बैंक लोन होगा तो उस पर इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। क्लियर। कई बार शेयर इशू करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो भी यहीं पे आएगा, पेमेंट फॉर शेयर इशू एक्सपेंस। तो तुम मोटा मोटी समझो किसके बारे में है, एक है शेयर्स के बारे में, दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे कि कोई बैंक लोन हो गया या डिवेंचर्स हो गया उसके बारे में, और तीसरा हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे कि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के बारे में। ठीक है, सिंपल है, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है तो समझ में आ गया है जल्दी जल्दी करके। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का और समझते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हारे पीडीएफ के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। ठीक है, जिसका क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट फिर भी हम लोग उसको क्लास में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 4 लाख था, अभी 5 लाख है, तो 1 लाख का शेयर इशू किए होंगे तो ये इनफ्लो होगा। डिवेंचर पहले 1.5 लाख का था, अभी 1 लाख का है, तो जरूर हम डिवेंचर रिडीम किए होंगे। सिमिलरली सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 40 का था, 50 का है, तो ये जो 10,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ होगा? क्योंकि हम शेयर्स इशू किए होंगे एट अ प्रीमियम। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 1.5 लाख का था, अभी 2 लाख का है, तो और ओवरड्राफ्ट लिए होंगे और बैंक लोन उठाए होंगे हम 50,000 का एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट पिछले साल 10,000 था, पिछले साल कोई काम नहीं है, इस साल कितना इंटरेस्ट? 15,000। ठीक है, और लास्ट में दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज 10,000। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर्स, पहले 4 लाख का था, 5 लाख का हो गया, तो 1 लाख का शेयर इशू किए, और प्रीमियम पहले 40 था, 50 है, तो 10,000 का प्रीमियम में इशू किए, मतलब शेयर इशू करें कितना पैसा आया होगा? 1 लाख प्लस 10,000 का प्रीमियम, 1,10,000। तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, वन लाख प्लस 10,000, तो शेयर इशू वाले कितना रुपया आया होगा? 1,10,000। ठीक है, नेक्स्ट डिवेंचर, पहले 1.5 लाख का डिवेंचर था, अभी 1 लाख का डिवेंचर है खाली, तो 50,000 का डिवेंचर वापस कर दिए होंगे, पैसा लौटा दिए होंगे हम लोग, तो पैसा गया होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। पहले 1.5 लाख था, अभी 1 लाख है, तो 50,000 रुपए का डिवेंचर रिडीम हुआ है, कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 1.5 लाख का ओवरड्राफ्ट था, अभी 2 लाख का ओवरड्राफ्ट है, तो हम लोग 50,000 का और लोन लिए होंगे जिससे पैसा आया होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 प्लस होगा क्योंकि पैसा आया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, पिछले साल कोई काम का नहीं है, करेंट ईयर कितना है? 15,000, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 माइनस होगा, पैसा गया होगा क्योंकि। ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी पैसा गया होगा और ये भी क्या होगा? माइनस
क्लियर है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सॉल्व करेंगे फटाफट से। कितना आ रहा है? 1,10,000 प्लस 50 माइनस 50, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। 1,10,000, 1,15,000, 85। तो 85,000 प्लस है, तो इसको क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर यही चीज माइनस में आ जाता तो हम क्या लिखते? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19 देखते हैं। रियान लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहला हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हो गया डिवेंचर 10% और फिर हो गया 8%। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, ये सब माइनस होगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला देखना, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 रियान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर देना, बिना कोई पैसे लिए फ्री में शेयर्स देना। कहां से देते हैं? अपने रिजर्व से, आउट ऑफ योर जनरल रिजर्व्स। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में दिया गया है। इसका मतलब ईयर के स्टार्टिंग में 10 लाख शेयर था, 10 लाख रुपए का शेयर था, तो 2:1 मतलब 5 लाख का शेयर फ्री में दिया गया होगा, तभी टोटल कितना हो गया है? 15 लाख। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल 10 से 15 हुआ है उसका पैसा नहीं आया है, वो तो फ्री में 5 लाख का शेयर्स दिया गया है। और ये वाला जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंसिंग में क्या आता है? जो पैसा आया है या गया है आउट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन ये जो शेयर कैपिटल है इंक्रीज तो हुआ है लेकिन उसका पैसा नहीं आया है, दैट मीन्स दैट विल नॉट कम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी तो काफी आसान है। ठीक है, शुरू करते हैं। 10% डिवेंचर, पहले 1 लाख का था, अभी 0 हो गया, मतलब हम डिवेंचर क्या किए? रिडीम कर दिए होंगे। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स 1 लाख, पैसा गया होगा। ठीक है, उसके बाद 8% डिवेंचर देखते हैं, पहले नहीं था, अभी 2 लाख का है, मतलब नया डिवेंचर इशू किए होंगे 8% वाला। इशू ऑफ 8% डिवेंचर 2 लाख रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड 10,000, डिविडेंड पेड 50,000, दोनों माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड दोनों माइनस होगा, 10,000 एंड 50। कितना बचेगा देखते हैं। 1 लाख माइनस 10 माइनस 50 प्लस 2, टोटल आएगा 40। प्लस में आ रहा है तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 20। 20 तो ध्यान से देखना। 20 इज अ मिक्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कौन कौन सा इन्वेस्टिंग का मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला फर्नीचर और उसका डेप्रिसिएशन, ये कहाँ काम में आएगा? सॉरी, दिस विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, शेयर कैपिटल और बैंक लोन, दिस विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 was sold at a profit of 3,000, depreciation on furniture charged 5,000। तो ये काफी आसान है, ये भी कहाँ काम में आएगा?
इन्वेस्टिंग के अंदर। क्लियर है ये? तो इन्वेस्टिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद होगा फिक्स एसेट अकाउंट बनाने का दो मेथड पढ़ाया हुआ है क्लास में, एक खाली फर्नीचर अकाउंट जैसे बनाते थे और मेथड नंबर 2 था, एक कॉपी में देखना, जहां पे एक बनाते थे फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा बनाते थे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये दूसरा मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बनाएंगे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग तो बहुत आसान है, पहले फाइनेंसिंग कर लेते हैं फटाफट से, फिर इन्वेस्टिंग में ध्यान देंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग देख लेते हैं। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, एक शेयर कैपिटल और दूसरा बैंक लोन। शेयर कैपिटल पहले 1,40,000 का था, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, पहले 1 लाख का था, अब 1,40,000 का हो गया। तो हम लोग जरूर शेयर्स इशू किए होंगे, इशू ऑफ शेयर्स कितना 40,000, क्योंकि पहले 1 लाख का शेयर था, अभी 140 हो गया, तो 40,000 का शेयर इशू किए। सिमिलरली बैंक लोन, पहले 25,000 का बैंक लोन था, अभी 15,000 का बैंक लोन है, तो 10,000 का बैंक लोन वापस कर दिए होंगे। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट, दैट इज 30,000। ठीक है, अब मेन है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 28। तो ये रहा इसका अकाउंट का फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20 और क्लोजिंग है 28 का। ठीक है, वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 6,000 और क्लोजिंग है 9,000, तो लिखेंगे उसका भी बैलेंस, ओपनिंग 6,000 और क्लोजिंग 9,000। ओपनिंग इधर से शुरू होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग क्लोजिंग 6,000 9,000। ठीक है, अब देखेंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखना। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 का कॉस्ट प्राइस था, was sold at a gain of 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 5,000। साल भर में 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो यहां लिख लेता हूं बाय डेप्रिसिएशन 5,000, है ना, साल भर का डेप्रिसिएशन लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन 5,000। तो यहां पे क्या बैलेंसिंग फिगर निकलता है, याद करना, टू फर्नीचर 2,000। इसका मतलब क्या था कि जो एसेट हम बेचे हैं उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 2,000। ये कहां से कहां ट्रांसफर होता था, यहां से यहां ट्रांसफर होता था ना, तो यहां पे भी आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। 2,000 बैलेंसिंग फिगर कहां निकलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में निकलेगा, और फिर वो वहां से कहां ट्रांसफर होगा, फर्नीचर अकाउंट में। तो इसका मतलब जो एसेट हम सेल किए हैं उसका आज तक का डेप्रिसिएशन है 2,000। कितना में खरीदे थे देखते हैं, 4,000 का था और 3,000 के प्रॉफिट में बेचे। ठीक है, तो इधर मैं हिसाब कर देता हूं। देखो 4,000 का मशीन फर्नीचर था, 2,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया था, तो आप उसका वैल्यू कितना था, 2,000 उसका वैल्यू था, उसको हम 3,000 के प्रॉफिट में बेचे, तो कितना में बेचे होंगे फिर, 5,000 में। समझ में आ रहा है, 4,000 में खरीदे थे, 2,000 आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो आज उसका वैल्यू कितना बचा था, सिर्फ 2,000। 2,000 के एसेट को 3,000 का प्रॉफिट में बेचे, तो कितना में बेचे, 5,000 में। क्लियर है ये? तो लिखेंगे सेल बाय बैंक 5,000।
इधर आएगा प्रॉफिट टू गेन ऑन सेल 3000। क्लियर। बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज। कितना आएगा देखते हैं। 28 टू 30 35 हो रहा है, इधर आ रहा है 23, तो 12,000 का यहाँ पे क्या है परचेज होगा। ठीक है। क्या क्या आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, एक आएगा परचेज जो कि माइनस होगा, कैश आउटफ्लो है, और दूसरा आएगा सेल जो कि प्लस होगा, कैश इनफ्लो है। क्लियर। तो फर्नीचर बेचने से 5,000 आया और फर्नीचर खरीदने से 12,000 गया। इसको लिखेंगे हम लोग कहाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है। लिखना, एक आएगा परचेज ऑफ फर्नीचर 12,000 माइनस, और एक आएगा सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 प्लस। तो ओवरऑल क्या होगा ये 7,000 माइनस। दिस इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम सारे टॉपिक का क्वेश्चंस कर लिए। अच्छे से बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो सबका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन कोशिश करना खुद से करने का, उसके बाद जाके उसका सॉल्यूशन देखने का। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड